हसन नसरुल्लाह एक ऐसा नाम जो न सिर्फ लेबनान में बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ी ताकत की पहचान हुआ करता था। हिजबुल्लाह जैसे ताकतवर ग्रुप जिनके पास हैवी मिसाइल, ड्रोन सिस्टम के साथ साथ एक पावरफुल मिलिट्री है, उसका फुल कंट्रोल होता था। वो नाम हसन नसरुल्लाह अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह को assassinate कर दिया है। Breaking news coming in. Israel's military says Hezbollah leader Hassan Nasrallah has been killed in an airstrike on Beirut. अब सवाल ये, क्या नसरुल्लाह की मौत के बाद अब हिजबुल्लाह पूरी तरह से टूट जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा, या फिर एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी? अब हिजबुल्लाह की इस लड़ाई में क्या ईरान हौथी जैसी पावर उनके साथ खड़ी होगी? आइए इस नए कॉन्फ्लिक्ट के हर एक पार्ट को समझते हैं। हिजबुल्लाह एक ऐसा आर्म ग्रुप जो न सिर्फ लेबनान में बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर माना जाता था। साल 1982 में इजराइल के लेबनान में अटैक करने के बाद इजराइल को लेबनान से बाहर निकालने के लिए हिजबुल्लाह ग्रुप बनाया जाता है और साल 1992 में हसन नसरुल्लाह इसकी लीडरशिप की कमान संभालते हैं। साल 1992 से लेकर अब तक नसरुल्लाह की लीडरशिप में हिजबुल्लाह बड़ी तेजी से एक पावरफुल ग्रुप बनता है और नसरुल्लाह हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ एक पावरफुल मुकाबले के लिए तैयार करते हैं। ऐसे में नसरुल्लाह की मौत हिजबुल्लाह के लिए सिर्फ एक इंसान का खत्म होना नहीं बल्कि उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है और इसके दो इंपैक्ट सामने आ सकते हैं। पहला, हिजबुल्लाह की लीडरशिप क्राइसिस हिजबुल्लाह को कमजोर कर सकती है और दूसरा, नसरुल्लाह के बाद जो नया लीडर आएगा वो नसरुल्लाह की लेगेसी को और अग्रेसिवली आगे बढ़ा सकता है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होगा। क्यों? आइए इसे भी देखते हैं। जहां एक तरफ नसरुल्लाह की मौत हिजबुल्लाह और लेबनान के लिए एक बड़ा लॉस है, तो वहीं दूसरी तरफ ये इजराइल के लिए एक बड़ा अचीवमेंट भी है। इसके अलावा हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सदियों से चला रहा यह कॉन्फ्लिक्ट अब एक नए फेज में आ चुका है। जहां एक तरफ इजराइल न सिर्फ हिजबुल्लाह के बेसिस को टारगेट कर रहा, बम बरसा रहा, वहीं दूसरी तरफ इजराइल लेबनान के हर घर में, लेबनान के हर एक इंसान तक पहुंच चुका है। आज हर एक इंसान के जेब में मोबाइल है, हर घर में लोग फोन से चिपके हुए हैं। ऐसे में इजराइल के लिए उन्हें टारगेट करना बेहद आसान हो गया। कैसे? ये भी एग्जांपल से समझते हैं। 17 सितंबर 2024 अचानक से पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़े लोगों के पेजर ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसमें 9 लोगों की मौत हो जाती है और 2800 से ज्यादा लोग इंजर्ड होते हैं। इसके बाद एक बार फिर से पूरे लेबनान में सीरियल ब्लास्ट होते हैं और मालूम चलता है इस बार हिजबुल्लाह से जुड़े लोगों की वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हो रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो पेजर एक छोटा सा डिवाइस है जिसे कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। यह टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर लगभग खत्म होने की कंडीशन में आ चुकी है। इसी तरह वॉकी टॉकी भी मोबाइल के कंपैरिजन में उतना एडवांस नहीं है। अब आप सोचें, अगर इजराइल पेजर वॉकी टॉकी जैसी डिवाइस की टेक्नोलॉजी में घुसकर उसे ब्लास्ट कर सकता है, तो उसके लिए मोबाइल टेक्नोलॉजी को ब्रीच करना, उसे ब्लास्ट करना कितना आसान हो सकता है। ये एक ऐसा थ्रेट है जिसे सिर्फ मिडिल ईस्ट के फ्रेम में देखने के बजाय अगर पूरी दुनिया में बढ़ते खतरे की तरह देखा जाए तो आप ये समझ सकते हो कि आने वाले टाइम में वॉर का तरीका कैसे बदलने वाला है। जहां किसी को मारने के लिए किसी एयर स्ट्राइक या किसी मिसाइल के बजाय उसकी डिवाइस को ब्लास्ट करके उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेबनान के केस में हिजबुल्लाह पूरी तरह से इजरायली थ्रेट का सामना कर रहा है। इसके अलावा अगर लेबनान में हिजबुल्लाह के इंटरनल पॉलिटिक्स पर गौर किया जाए तो नसरुल्लाह की लीडरशिप में हिजबुल्लाह लेबनान की पॉलिटिक्स में अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी बना चुका था। कैसे? आइए इसे भी समझते हैं। लेबनान का पॉलिटिकल सिस्टम सेक्टेरियन पावर शेयरिंग मॉडल पर बेस्ड है, जिसमें अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कम्युनिटी के बीच पॉलिटिकल पावर को शेयर कर दिया गया है और ऐसा इसलिए ताकि हर रिलीजियस ग्रुप को इक्वल पावर मिले और उनके पॉलिटिकल और सोशल राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। यह सिस्टम ताइफ एग्रीमेंट 1989 के बाद स्टेब्लिश हुआ ताकि लेबनान में सिविल वॉर को खत्म किया जा सके और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट भी रखे गए, जैसे लेबनान का प्रेसिडेंट हमेशा क्रिश्चियन होगा, प्राइम मिनिस्टर हमेशा सुन्नी मुस्लिम होगा और पार्लियामेंट स्पीकर हमेशा शिया कम्युनिटी से बिलोंग करेगा। इसके अलावा लेबनान पार्लियामेंट में टोटल 128 सीट है, जिसमें 50% यानी 64 सीट क्रिश्चियन के लिए रिजर्व की गई और 50% सीट मुस्लिम को दे दी गई। क्रिश्चियन की टोटल 64 सीट उनकी अलग अलग कम्युनिटी, मैरोनाइट्स, ग्रीक, ऑर्थोडॉक्स जैसे अलग अलग ग्रुप में फिर से डिवाइड हुई और इसी तरह मुस्लिम की 64 सीट सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम के बीच डिवाइड हो जाती है, जिसमें अकेले हिजबुल्लाह साल 2018 के इलेक्शन में नसरुल्लाह की लीडरशिप में 13 सीट हासिल करती है और उसमें 12 पर जीत भी मिलती है। मतलब लेबनान के पॉलिटिक्स में हिजबुल्लाह का मजबूत होना, उन्हें लोकल सपोर्ट मिलना
उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ऐसे में नसरुल्लाह की मौत के बाद लेबनान में हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी बड़ा खतरा है, जहां हिजबुल्लाह की लीडरशिप कमजोर होने की वजह से उनका लोकल सपोर्ट भी कम हो सकता है। ऐसे में हिजबुल्लाह इस टाइम पीरियड में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से घिरा हुआ है, और जो भी बताया कि हिजबुल्लाह के नए लीडर के लिए उनका सफर आसान नहीं होगा, उसकी वजह यही है। हसन नसरुल्लाह की मौत ने हिजबुल्लाह के फाउंडेशन को कमजोर कर दिया है। लेकिन अब सवाल यह आता है, फिर क्या हिजबुल्लाह अब खामोश बैठ जाएगा? आइए इसे भी समझते हैं। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह खामोश तो नहीं बैठेगा, वो इजराइल को जरूर टारगेट करेगा। लेकिन पहले आप ये फ्लो चार्ट देखें। इस चार्ट के मुताबिक हसन नसरुल्लाह के साथ हिजबुल्लाह का टॉप कमांड कंट्रोल लगभग खत्म हो चुका है। उनके टॉप कमांडर्स की मौत ने उनके मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को काफी इंपैक्ट किया है। ऐसे में जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप कमजोर पड़ती है तो उसकी स्ट्रेटजी और उसकी प्लानिंग पर इसका काफी गहरा असर पड़ता है। यह भी एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टाइम था जब अलकायदा एक पावरफुल ग्रुप हुआ करता था, बड़े बड़े अटैक होते थे, जैसे 7 अगस्त 1998 को केन्या एंड तंजानिया में यूएस एम्बेसी पर अटैक हुए जिसमें 224 लोगों की जान गई। फिर साल 2000 में यूएसएस कोल पर अटैक हुआ, साल 2004 में स्पेन पर अटैक, और सबसे बड़ा अटैक अमेरिका का 9/11 अटैक, जिसमें अलकायदा ने 4 फ्लाइट को हाईजैक किया, उसे क्रैश कराया गया, जिसमें लगभग 3000 लोगों की जान चली जाती है। कहने का मतलब एक टाइम पर अलकायदा दुनिया का एक पावरफुल ग्रुप हुआ करता था। जब भी दुनिया में कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक होता तो लोगों का माइंड ऑटोमेटिक अलकायदा की तरफ ही जाता। लेकिन जैसे ही अलकायदा लीडर ओसामा बिन लादेन को खत्म किया जाता है, उसके बाद अलकायदा का कमांड स्ट्रक्चर कमजोर होता है। अलग अलग लोग अलकायदा को वापस से मजबूत करने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि साल 2019 में ओसामा के बेटे हमजा बिन लादेन को अलकायदा की कमान दी जाती है। लेकिन अमेरिकन मिलिट्री के एक ऑपरेशन में हमजा को भी मार दिया जाता है। मतलब टॉप लीडरशिप के खत्म होने के बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन कमजोर होती है और उस पर प्रेशर काफी बढ़ जाता है। हिजबुल्लाह के केस में भी लगभग सिमिलर कहानी है। टॉप लीडरशिप लगभग खत्म हो चुकी है, उन पर भी प्रेशर बढ़ा है। ऐसे में वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हिजबुल्लाह के पास अभी भी उनके लड़ाकों की एक पूरी फौज है, और उसमें कई के पास सीरिया में चले वॉर का एक्सपीरियंस भी है। उनके अंदर बदले की आग भी भड़क रही है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास अभी भी लॉन्ग रेंज मिसाइल का अच्छा खासा स्टॉक है, जो इजराइल के तेल अवीव से लेकर किसी भी शहर को टारगेट करने की पावर रखता है। और इजराइल नसरुल्लाह की मौत के बाद भी लेबनान पर अटैक कर रहा, जैसा कि अभी बताया कि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा है। ऐसे में हिजबुल्लाह सिर्फ यह सोचकर उन मिसाइल को फायर कर सकता है कि इजराइल उनके मिसाइल को डिस्ट्रॉय करे, उससे पहले उसे दाग दिया जाए। और प्रेशर में यह फैसला लिया जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है। लेकिन हिजबुल्लाह को यह भी समझ आएगा कि अगर वो इजराइल के अगेंस्ट कोई बड़ा अटैक करते हैं तो उसका रिटेलिएशन क्या हो सकता है। अब इसे समझने के लिए अगर इजराइल का पैटर्न देखें तो पिछले कुछ सालों में जब जब हमास ने इजराइल पर रॉकेट फायर किए तो उसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर बड़े अटैक किए हैं, जिसमें गाजा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, बहुत सारे सिविलियन इजरायली अटैक में मारे जाते हैं। हमास और इजराइल के रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप देखेंगे तो 7 अक्टूबर के अटैक के बाद गाजा का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट तबाह हो चुका है, और अब तक करीब 41,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 16,500 से ज्यादा सिर्फ बच्चे हैं। अब तक टोटल 96,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग अभी भी मिसिंग है। एक रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गाजा में आधे से ज्यादा मकान तबाह हो चुके हैं। 80% कमर्शियल फैसिलिटीज, जिसमें शॉप्स, ऑफिसेज, रेस्टोरेंट, होटल्स, वेयरहाउस, शॉपिंग मॉल्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जैसी चीजें डैमेज हो चुकी हैं। 80% स्कूल बिल्डिंग्स डैमेज है। 36 में से 17 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो थोड़े बहुत चल रहे हैं, जबकि 65% रोड नेटवर्क डैमेज है। खेती के लिए जो जमीन थी उसमें 65% जमीन खराब हो चुकी है। अब आप समझ सकते हैं कि यह सब तबाह होना किसी कंट्री के लिए कितना बड़ा लॉस है, और वो भी ऐसी कंट्री फिलिस्तीन, और उसमें भी एक छोटा सा पार्ट गाजा, जिनके पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं है। वो इस तबाही को कैसे रिकवर कर पाएंगे? ऐसे में अगर हिजबुल्लाह इजराइल के साथ एक लंबे कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो लेबनान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान हो सकता है, और इसमें इजराइल के लिए कोई खतरा भी नहीं, क्योंकि वॉर का कोई भी नियम कानून मानो इजराइल पर लागू ही नहीं होता। ह्यूमन राइट के ठेकेदार
खुद ह्यूमन को मारने के लिए इजराइल को वेपन सप्लाई करते हैं, और जहां इजराइल पर पलटवार होता है वहां वो खुद उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट के सबसे बड़े ठेकेदार का ताज भी पहने हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर इजराइल लेबनान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करता है तो ईरान के लिए हिजबुल्लाह की मदद करना उसकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि इजराइल के आसपास हिजबुल्लाह, हौती जैसे ईरानियन सपोर्ट ग्रुप ईरान को प्रोटेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऐसे में ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल निभा सकता है, आइए ये भी समझते हैं। हसन नसरुल्लाह की मौत सिर्फ हिजबुल्लाह के लिए नहीं बल्कि ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस है। नसरुल्लाह ईरान के एक ट्रस्टेड अलाई और प्रॉक्सी लीडर हुआ करते थे, ईरान को प्रोटेक्ट किया करते थे, मिडिल ईस्ट में ईरानियन इन्फ्लुएंस को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट किया करते थे। ईरान का हिजबुल्लाह के साथ बहुत गहरा और काफी पुराना रिलेशन भी है। ऐसे में नसरुल्लाह की लीडरशिप ईरान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। यही वजह है कि नसरुल्लाह की मौत के तुरंत बाद ईरान ने 5 दिन के शोक का ऐलान कर दिया, काले झंडे लगा दिए, जो कि यह दिखाता है कि नसरुल्लाह की मौत ईरान के लिए कितना बड़ा लॉस है। इसके अलावा ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खुमैनी को एक सेफ लोकेशन पर भी भेज दिया। उन्हें यह पता है कि अगर वो नसरुल्लाह की मौत के बाद कोई रिस्पॉन्स करते हैं तो उसके रिटेलिएशन में खुमैनी को टारगेट किया जा सकता है। हालांकि अगर ईरान के पावर की बात करें तो इसके पास पावरफुल मिलिट्री नेटवर्क है जो पूरे मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसे दुनिया ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप भी कहती है, जिसके थ्रू ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप भी आते हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौती, सीरिया में सीरियन मिलिशिया और इराक में इराकियन मिलिशिया, और भी कई अलग अलग ग्रुप ईरान के सपोर्ट से आज भी मजबूत हो रहे हैं। ये ग्रुप अलग अलग कंट्री में अपनी पावर रखते हैं जिसे ईरान सपोर्ट देता है और वो बदले में ईरान को प्रोटेक्ट किया करते हैं। ऐसे में नसरुल्लाह की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ईरान बदला लेने के लिए इजराइल पर कोई बड़ा अटैक करेगा? कई लोग बस ये आस लगाए बैठे हैं कि अब ईरान उठेगा और बस एक के बाद एक रॉकेट इजराइल की तरफ दागना शुरू कर देगा। हालांकि सच ये है कि ईरान इस टाइम कोई भी बड़ी जंग अफोर्ड करने की कंडीशन में नहीं। बावजूद इसके अगर ईरान फिर भी कोई बड़ा अटैक करता है तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़ी जंग में फंस जाएगा, और ईरान ये अच्छे से जानता है कि इजराइल की मिलिट्री पावर एडवांस है और इजराइल को अमेरिका का फुल सपोर्ट भी है, जो कि ईरान के लिए सबसे बड़ा रिस्क है। आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि जब मैं ये वीडियो एडिट कर चुका तो न्यूज आती है कि ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा अटैक कर दिया है, और जैसा कि अभी आपको बताया, अगर फिर भी ईरान इजराइल पर कोई बड़ा अटैक करता है तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़ी वॉर में बदल जाएगा। ऐसे में अब यह समझना जरूरी है कि मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल वॉर क्या लार्ज स्केल तक जाएगी या फिर हमेशा की तरह सिर्फ हिस्ट्री रिपीट की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बात करने वाले हैं और इसे डिटेल में समझने वाले हैं। हालांकि इस वीडियो के एंडिंग में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ईरान के अटैक करने के बाद मिडिल ईस्ट की कहानी लगभग बदल चुकी है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके